देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। है मैम। ठीक है। गुड मॉर्निंग विश्व जी। गुड मॉर्निंग मैम। एक सेकंड। ये वाला अच्छा ठीक है। ठीक है देखो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखो कैश फ्लो जो कर रहे थे उसमें हम लोग का कुछ क्वेश्चंस जो है बाकी है, जैसे कि कहाँ चला गया मेरा, ये रहा। ठीक है, जैसे कि ये इलस्ट्रेशन 5, ये क्वेश्चन 5 जो कि हम लोग का मतलब वर्किंग करवाया हुआ है, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड से कर चुके, वो इनडायरेक्ट मेथड से हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम एक बार रिकॉल करवा देंगे, क्योंकि लास्ट वीक क्लास नहीं हुआ था तो शायद भूल गए होगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने क्या क्या वर्किंग नोट किया था, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किया था, ये 5 वाला जो क्वेश्चन है इसका कुछ वर्किंग नोट बनाया था हम लोगों ने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि कौन कौन सा हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 5 को ही करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोला था, द बैलेंस शीट ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001 एंड 2010, जो भी बोलो। ठीक है, 2010 बोल सकते हो या फिर 2000 बोल सकते हो। ठीक है, x0 और x1 फॉर द ईयर एंडेड एज फॉलोज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ओपनिंग ये क्लोजिंग हो गया। क्या क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इसमें हम लोगों का जो है नोट नंबर 1 लिखा हुआ है। तो नोट नंबर 1 के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख से 60 लाख हुआ है, क्योंकि ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, तो 12 लाख से 60 लाख हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख से 2 लाख 80 हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर एक नोट बनाया था, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन था, देख सकते हो। ये देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यहाँ पर बोला था डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट 5%। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने अकाउंट बनाया था, बट इक्विटी का अकाउंट इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि इक्विटी पे हमें कोई अलग इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था। अगर तुम लोग चाहो तो बना सकते हो, मैंने बोला था कि जिसमें भी चेंजेस होता है उस पर अकाउंट बन सकता है। बाकी अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये चेंजेस का एक ही रीजन होगा, अदर कोई रीजन नहीं होगा। तो एक ही रीजन है कि अगर मेरा शेयर कैपिटल 12 लाख से 16 लाख हो गया प्लस 4 हुआ है 4 लाख, इसका मतलब हम लोगों ने शेयर इशू किया होगा। और इसका अगर अकाउंट बनाते भी हो तो कुछ इस तरह से दिखेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, अगर बनाना चाहो तो बना लो। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 12 लाख। ठीक है, और यहाँ पर टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग में 16 लाख आ जाएगा, लाइबिलिटी है तो इस तरह से ब्रॉट डाउन होगा। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक, मतलब शेयर इशू करने का एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, और ये हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बोल के। ठीक है, अच्छा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जैसे दिख रहा है 2 लाख 4 लाख से 2 लाख 80 हुआ है, इसका मतलब रिडेम्पशन हुआ है। तो इसका देखो मैंने यहाँ पर बनाया था, ये रहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पर देखो मैंने दिखाया था कि ये क्लोजिंग ओपनिंग 4 लाख है, क्लोजिंग 2 लाख 80, मतलब रिडेम्पशन कितने का हुआ है 1 लाख 20 का। और रिडेम्पशन हम लोग का बताया गया था कि प्रीमियम पे होना चाहिए, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना परसेंट प्रीमियम में रिडीम होगा ये क्वेश्चन ही हमें बताता है। तो यहाँ पर बता दिया था, देखो 5% प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है 5%। तो यहाँ पर 1 लाख 20 का 5% करेंगे, मतलब 1 लाख 20 रिटर्न तो करेंगे ही, उसमें 5% एक्स्ट्रा करेंगे प्रीमियम। तो प्रीमियम पे करने का एंट्री प्रीमियम टू बैंक, अब ये प्रीमियम लॉस है तो ये पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग का प्रेफरेंस शेयर वाला कंप्लीशन होता है। एक बार हम जस्ट पूरा क्वेश्चन को रिकॉल करवा रहे हैं और कुछ नहीं, उसके बाद हम लोग का यहाँ पर डिटेल्स में आ जाते हैं। इसके बाद है रिजर्व सरप्लस।
पॉइंट नंबर 2, ठीक है। रिजर्व सरप्लस यहाँ पर देखो, जनरल रिजर्व जो है ये 6 लाख से 7 लाख 60 हुआ है, ठीक है। ये इधर वाला ओपनिंग है, 6 लाख से 7 लाख 60 हुआ है। इसका मतलब रिजर्व एंड जनरल रिजर्व बढ़ा है, कितने से 1 लाख से इंक्रीज हुआ है, तभी तो 7 लाख 60 हुआ है। इसका मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, मतलब प्रॉफिट से 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। और प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ है, 2 लाख 40 से 3 लाख 40, यानी कि 1 लाख से इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में नीचे जो है एडजस्टमेंट था, क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू में दिखाया गया था, तो वो भी ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो बेसिकली जनरल रिजर्व का अगर देखो तो जनरल रिजर्व में 1 लाख ट्रांसफर हुआ है, प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ रहा है 1 लाख से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर देखो, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम लोग करेंगे ही, कैसे होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो है यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर बोल रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग पॉइंट 3 में, यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें पार्ट पार्ट होगा। ये रहा लॉन्ग टर्म, एक ही है जो डिवेंचर का बता रहा है, 4 लाख से 2 लाख 80 हो गया। इसका मतलब रिडेम्पशन हुआ है, बोला भी था रिडेम्पशन होगा। ये देखो डिवेंचर का अकाउंट मैंने ओपन किया था, 1 लाख 20 का रिडेम्पशन, 5% में होना चाहिए, सेम एंट्री हो गया, ठीक है, जैसे प्रेफरेंस शेयर का हुआ था। अच्छा, डिवेंचर के बाद हम लोग का आ रहा है करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी में अदर करेंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। अदर करेंट लाइबिलिटी में पॉइंट नंबर 4 में देखो, डिविडेंड पेएबल, यहाँ पर 1 लाख 20 है, यहाँ पर 0, मतलब पे हो गया होगा। तो डिविडेंड पेएबल जो है, ये अगर पे हो गया है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, डिविडेंड पेड बोल के। करेंट लाइबिलिटी 4 लाख 80 से 5 लाख 20 हुआ है। करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है हमारे पास पैसा है, हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया होगा, मतलब हमारे पास प्लस कैश जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये सारे लाइबिलिटी साइड हो गए। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका अकाउंट मैंने नहीं बनाया था, लेकिन इसका अकाउंट हम बना के दिखा देते, ठीक है। ये अकाउंट हम लोग का बनना चाहिए, हमेशा टैक्स का अकाउंट बना लोगे तो ठीक रहेगा। तो ये अकाउंट नहीं बनाया था उस दिन मैंने, ये बना लेते, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब टैक्स अकाउंट। यहाँ पर टैक्स लिख देते हैं, इनकम टैक्स बोल के लिख देते हैं, ठीक है। देखो प्रोविजन कितना किया हुआ था वो हम लोग का लाइबिलिटी होता है, कोई भी प्रोविजन तो हम लोग का लाइबिलिटी होता है। तो बाई बैलेंस बीडी हम लोग का यहाँ पर, ये ओपनिंग वाला है 3 लाख 60 और 3 लाख 40 क्लोजिंग वाला, चेक कर लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा देखो, तो यहाँ पर इनकम टैक्स हम लोग कितना लिखेंगे, इनकम टैक्स ये हम लोग का 3 लाख 60 ओपनिंग में चला जाएगा, और क्लोजिंग में हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 3 लाख 40। मतलब हम लोगों ने प्रॉफिट से प्रोविजंस कर रखा है कि इतना टैक्स पेबल हो सकता है। अब सच में कितना टैक्स पे हुआ है, अगर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, बाकी हर एक क्वेश्चन में तुम लोग को दिखा होगा कि टैक्स का नीचे कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता ही है। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन टैक्स रिलेटेड है नहीं, जैसे कि ये पीपी के ऊपर है, ये हम लोगों का ये भी पीपीई के ऊपर है, नीचे डेप्रिसिएशन, मतलब ये 3 पॉइंट हमें पीपीई के ऊपर ही एडजस्टमेंट दे रखा है। उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट डिवेंचर, और ये कुछ बोल रहा है कि वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमें बताया ही नहीं है कि इस साल का टैक्स कितना पे हुआ है, तो हम लोग ये मान लेंगे जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजंस है वही हम लोग का पे हुआ है। अगर कुछ बता देता है तो हम लोग यहाँ पर टू बैंक या कैश, मतलब जो भी बोलो, बैंक ही लिख सकते हो, बैंक बोल के हम लोग पेड अमाउंट दिखाते हैं जो होता है टैक्स पेड, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं बोलेगा तो कितना टैक्स पेड हम लोग एजम्पशन ले लेंगे कि ये हम लोग का टैक्स पेड है, जितना प्रोविजन हम लोगों ने कर रखा था एस्टिमेटेड बेसिस पे कि इतना हमें टैक्स पे करना पड़ सकता है, तो इतना ही हम लोगों ने किया होगा। जब कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं रहेगा, अगर गिवन होता है तो जो पेड अमाउंट है वो यहाँ पर लिखेंगे।
अच्छा, अब ये दोनों टोटल मतलब इसका कंसेप्ट क्या हो गया, 3,60,000 का प्रोविजन किया था, 3,60,000 ही पे किया, और करंट ईयर का क्लोजिंग प्रोविजन 3,40,000 दिख रहा है, मतलब इस बार 3,40,000 का प्रोविजन किया, यानी बाई पीएल बोल के कितना आ जाएगा, 3,40,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे टैक्स का अकाउंट होता है सेम वैसे ही हुआ है, नया कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमें बताया ही नहीं है कितना टैक्स हमें पे करना है, तो हम लोग जो प्रोविजन एस्टिमेटेड सोचे थे कि इतना पे करना पड़ सकता है, तभी तो इतना प्रोविजन किया था, तो इतना हम लोग जो है टू बैंक बोल के दिखा देंगे। देखो जैसे तुम लोग यहाँ पर टैक्स का कोई भी अकाउंट देखोगे, ये देखो जैसे इनकम टैक्स, यहाँ पर बाई बैलेंस टू बैलेंस ये प्रोविजन था, 60,000 का प्रोविजन हुआ था, लेकिन हम लोगों ने पेमेंट, और यहाँ पर ना बता दिया था, इस ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें हमें बता दिया था कि इस बार पीएल से कितना प्रोविजन किया गया है, तो यहाँ पर लिख के फिर ये बैलेंसिंग फिगर निकला था। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली मैक्सिमम केस में ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये सब एडजस्ट करके हम लोग ये निकाल लेते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन अभी हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें ना तो हमें ये वाला पोर्शन गिवन है, ना तो हमें ये वाला पोर्शन गिवन है, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज गिवन और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये मान लेना चाहिए कि जो मैंने प्रोविजन किया एग्जैक्टली उतना ही मेरा टैक्स का अमाउंट आया है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तभी हम लोग ऐसे एजम्पशन लेंगे, नहीं तो नहीं, अगर क्वेश्चन हमें बताएगा कितना देना है तो उतना ही लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, ये हम लोग का हो गया टैक्स वाला पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, टैक्स वाले पॉइंट के बाद प्रोविजंस फॉर टैक्स, फिर आ रहा है पीपी। तो पीपी का देखो बहुत सारा एडजस्टमेंट था, यहाँ पर देख लो पीपी के बारे में क्या क्या बताया था। ये तो पहला बात है कि ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन वाला पार्ट था, 32 लाख और 38 लाख, और ये डिप्रिशिएशन, कंपनी सोल्ड वन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 1 लाख। तो ये देखो यहाँ पर पीपी वाला अकाउंट बना हुआ है, जस्ट एक बार याद दिला देते ताकि करने में आसानी हो जाए। तो कॉस्ट में लिखेंगे, ठीक है, 32 लाख और 38 लाख है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 32 लाख ओपनिंग, ये हो गया 38 लाख। अब आगे पढ़ो क्या क्या बोल रहा है। कंपनी ने पीपी बेच दिया है 1 लाख पे, तो पैसा मिलेगा बाई कैश। ठीक है, 1 लाख का क्या हो जाएगा, बाई कैश या बैंक जो भी बोलो। तो ये देखो बाई बैंक सेल 1 लाख, 1 लाख मिल गया। अब वो जो मशीन बेचा गया उसका कॉस्ट था 2 लाख, और उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ था अब तक 80,000। ठीक है, तो अब हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो चेक करना चाहिए। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख, जो मशीन हम लोगों ने बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 2 लाख, और उस पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 80,000, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है, अब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रखा है 80,000। तो ये दोनों का डिफरेंस, 2 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, 80,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो जब बेचा गया तब उसका वैल्यू 1,20,000 रहा होगा, और सेल हुआ 1 लाख में, तो लॉस 20,000 का हुआ। यही सारी चीजों को यहाँ रिकॉर्ड किया गया है एंट्री के साथ। पैसा मिला बेचने से, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है पीएल डेबिट, डेप्रिसिएशन टोटल 80,000 का चार्ज हुआ है, पीपीई चला गया 2 लाख, तो पीपीई के अकाउंट में बाई बैंक बाई पीएल बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये देखो बाई बैंक बाई पीएल बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही वाला चीज हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया था। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक बार दूसरा वाला और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, द कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ पीपीई 56,000, जिसका कॉस्ट है 56,000, ये राइट ऑफ करना चाह रही है, सेल नहीं राइट ऑफ करना चाह रही है, ऑन विच डेप्रिसिएशन 40,000 हैज बीन प्रोवाइडेड। 56,000 का एक मशीन है जिसको कंपनी अब डिस्कार्ड मतलब हटा देना चाहती है, जिसपे डेप्रिसिएशन कंपनी ने 40,000 लगा रखा है, मतलब जब डिस्कार्ड कर रही है तब उसका वैल्यू 16,000 आ रहा है। देख लो ये भी मैंने यहाँ पर लिखा था, एक बार जस्ट रिकॉल कर लो। ओरिजिनल कॉस्ट 56,000, डेप्रिसिएशन 40,000, तो डब्ल्यूडीवी कितना हो गया 16,000। अब पूरा ये 16,000 का ही लॉस है, क्योंकि जब मशीन डिस्कट कर रहे हैं उसका वैल्यू 16,000, 16,000 का एक एसेट हम लोग डिस्कट कर दे रहे हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सेल नहीं कर रहे हैं ना, तो ये हम लोग का फुल्ली लॉस है। तो एंट्री कैसे होगा, पैसा तो कुछ नहीं आया बेच के, क्योंकि बेचा ही नहीं डिस्कट किया है, तो यहाँ पर कैश या बैंक वाला एंट्री तो आएगा नहीं। डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ 40,000, 16,000 का लॉस टू पीपी, अब पीपी में पुट हो जाएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाई पीएल। अब ये पूरा अकाउंट जो है हम लोगों ने टोटल करके क्लोज कर दिया था। ठीक है, और इसमें हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था, ये हमें क्या बता रहा है कि हम लोगों ने जो है पीपी परचेज किया है, वैसे भी दिख रहा है देखो ओपनिंग 32 क्लोजिंग 38 का मतलब जरूर परचेज ही किया गया होगा, तभी अमाउंट इंक्रीज्ड वे में दिख रहा है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखो टोटल डेप्रिसिएशन 9,20,000 प्रेजेंटली, और जो मतलब प्रीवियसली और प्रेजेंटली 11,60,000, ये देखो 9,20,000 11,60,000। अब यहाँ पर हम लोग जब डेप्रिसिएशन पुट करेंगे, ये क्या होता है, ये सारे एसेट जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है उसका अब तक का डेप्रिसिएशन, अगर कोई एसेट चला जा रहा है चाहे वो डिस्कट वे में हो चाहे वो सेल किया गया हो, उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन है उतना हमें खाली कर देना चाहिए, मतलब वो हट जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर वैसे एंट्री से भी पता चल रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई, तो यहाँ पर टू पीपीई बोल के लिखना पड़ेगा 80,000 और टू पीपीई बोल के 40,000। ये कौन सा वाला डेप्रिसिएशन है? 40,000 डिस्कर्ड वाला मशीन का और 80,000 जो सेल किया गया वो मशीन का। तो जब ये मशीन ही नहीं रहेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन में इनका पार्ट हमें डिस्कर्ड कर देना चाहिए, यानी कि हटा देना चाहिए। तो ये हट जाएगा 9,20,000 टोटल डेप्रिसिएशन में, ये हट गया। अच्छा, अब यहाँ पर बच रहा है 11,60,000, फिर एडजस्ट करके ये डेप्रिसिएशन आया। अब ये कौन सा वाला डेप्रिसिएशन है? ये बचे हुए मशीन्स का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन है, ठीक है। बचे हुए मशीन्स का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन 3,60,000 कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब पीपी हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखते कौन सा पॉइंट था हम लोग का, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब ये इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि पॉइंट नोट्स तो कुछ बने हुए नहीं है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 3,20,000 हो गया है। इसका मतलब हम लोगों ने सेल कर दिया होगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इस पे कोई अकाउंट बना था 4 लाख से 3,20,000। अच्छा, तो नीचे इसका एडजस्टमेंट रहा होगा तभी मैंने अकाउंट बनाया है। ये देखो यहाँ पर दिया है कंपनी सोल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट किया है 40,000। जितना इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है उस पे 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 2PL बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा प्रॉफिट। अब बेचा कितने में होगा? 4 लाख का डिवेंचर इन्वेस्टमेंट 3,20,000 हो गया। इसका मतलब 80,000 कॉस्ट रहा होगा जो इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है, 40,000 प्रॉफिट लगा के बेचा गया है, तो 1,20,000 में बेचा गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है? इन्वेस्टमेंट के बाद आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो हमारा लास्ट में लिखा जाता है। इन्वेंट्रीज, हाँ इस पे एक अच्छा पॉइंट था, इन्वेंट्रीज 2,16,000 से 3 लाख हुआ है, बट उसके पहले यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया गया था जो हमें किसी क्वेश्चन में नहीं मिला था। बोला गया है कि कंपनी जो इन्वेंट्री का अपना वैल्यू करती है वो डिसाइड कर रही है कि कॉस्ट पे करेगी, जबकि हमें पता है कि इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे होना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो एनआरवी तो यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो कॉस्ट ही लोअर होगा तो ही उन्होंने सोचा होगा कॉस्ट पे वैल्यू करना है, करना भी पड़ेगा, AS2 तो फॉलो करना पड़ेगा ना। वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्टलेस 10%। पहले इन्होंने सोचा था कि मतलब इनका एक प्रैक्टिस था कि ये लोग 90% पे अपने स्टॉक को वैल्यू करते थे। कॉस्टलेस 10% का मतलब वही होता है, कॉस्ट अगर 100% है 10% कम होने का मतलब हो गया 90% में वैल्यू किया जाता था। लेकिन अभी ये सोच रहा है कि 100% पे ही वैल्यू करेंगे। The inventory according to books on 31st March 2020 was 2,16,000, ठीक है। तो जो ओपनिंग ईयर है तब इनका जो स्टॉक का वैल्यू है 2,16,000 है, और जो 31st March 2001 का जो है वो करेक्टली वैल्यूड किया गया। करेक्टली मतलब जैसा वो चाहते हैं, ये 100% पे वैल्यू है जबकि ये 90% पे वैल्यूड है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 90% को 100% में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो मैंने वही करवाया भी था, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा था, देखो 2 ईयर लगाया यहाँ पर, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री 2,16,000, क्लोजिंग 3 लाख। क्लोजिंग 100% पे ही है तो कुछ मत करो, ओपनिंग 90% पे है तो इसको चेंज करके 100% कर दिया। कैसे? यूनिटरी मेथड। 2,16,000 अगर 90% का वैल्यू है तो 100% का 2,40,000 हो गया। मतलब इन्वेंट्री 2,16,000 से 2,40,000 करना है तो 24,000 से इंक्रीज हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे हमारा प्रॉफिट भी इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि प्रॉफिट क्यों इम्पैक्टफुल होगा, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग अपना प्रॉफिट जो है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक पे डिपेंड करता है। अगर बाई चांस हम लोग क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक को अंडर कास्ट या ओवर कास्ट करते, कास्टिंग करने का मतलब है टोटल वगैरह में गलत होना या फिर कुछ प्रैक्टिस ऐसा रखना जिससे हम लोग उसे ओवर या अंडर वैल्यूड करके रख रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट इम्पैक्टफुल होता है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक जो है प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनेटली नहीं होता है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, ठीक है। ये रिवर्सली चेंज होता है। ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है, मतलब अगर इंक्रीज्ड दिखाया गया है तो ये प्रॉफिट को फॉल करेगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज किया गया है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक के केस में प्रॉफिट बढ़े, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। अब ये हम लोग का दोनों ही जो है ये ईयर एंड का डेटा है, ठीक है। 2 ईयर का ईयर एंड का डेटा है। ये ओपनिंग मतलब इसको ओपनिंग मैंने लिखा है, बट तुम लोग इसको ना क्लोजिंग भी लिख सकते हो। ओपनिंग इन द सेंस हो गया इस साल के लिए, बाकी ये दोनों 31st मार्च ऐसे लिखो, इसको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिख के, बेटर होगा समझने में। इसे अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 31st मार्च X0 और 31st मार्च X1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का
जो है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन x0, क्लोजिंग स्टॉक ऑन x1। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा कम दिख रहा है, इस पे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सही दिख रहा है 100% पे। क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा कम दिख रहा है तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो ये मैंने यहाँ पर लॉजिकली समझाया भी था। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा कम है, प्रॉफिट कम हो गया है, तो मुझे मेरे प्रॉफिट को उतने से इंक्रीज कर देना चाहिए जितना से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम था। क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 24,000 रिड्यूस्ड था, तो 24,000 से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ होगा, तो इसीलिए हम लोग 24,000 से प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे। कौन सा प्रॉफिट, जो इस साल का प्रॉफिट है, x0 का जो प्रॉफिट है। तो x0 का प्रॉफिट मतलब ये देखो 2,40,000 है ना, 2,40,000 का जो प्रॉफिट है इसे हम लोग 24,000 से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड करने की वजह से प्रॉफिट हम लोग का अंडर वैल्यूड दिख रहा है, कितने से, जितने से क्लोजिंग स्टॉक को कम किया गया 24, तो ये हो गया 2,64,000। बस, और तो मुझे यहाँ पर कुछ करना भी नहीं था, अकाउंट मुझे नहीं दिख रहा है और हमें कुछ करने का जरूरत है। अब हम लोग सीधा सीधा जो है अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कैश फ्लो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये एक अकाउंट बना दिया, यहाँ जगह रख देते हैं, अगर कुछ जरूरत होगा तो कर लेंगे, जैसे कि नेट प्रॉफिट वाला जो है ट्रीटमेंट वो वाला। अभी हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, ये वाला, न्यू लाइट लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड, in the books of New Light Limited. Cash flow statement for the year ended 31st March 2001. Cash flow from operating activities. अच्छा, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तुम लोग भी बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर एडलेस हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नॉर्मली रहता नहीं है, तो हम इसे एडलेस करके लिख देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अच्छा, अब आइटम लिखोगे तभी ऐसे प्लस माइनस लिखना चाहिए। अगर तुम लोग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बोल के लिखते हो, तब इनकम होगा तो लेस और एक्सपेंस होगा तो प्लस, इस तरह से दिखाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये एडजस्ट करके जो भी अमाउंट आएगा, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और थोड़ा जगह रख के नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम होगा तो लेस। अच्छा, इसके बाद ऑपरेटिंग नॉन कैश, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, फिर इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा वो, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेशन लेस टैक्स पेड। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश, कैश जेनरेटेड या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये हमें पता होता है, ये आंसर कितना आएगा ये हमें पता होता है। जैसे कि देखो यहाँ से देख के लिख सकते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग का आ जाएगा 10,000 10,000, दोनों केस में ही 10,000 है, मतलब यहाँ पर भी 10,000 आएगा, यहाँ भी 10,000 आ रहा है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब यहाँ आंसर जो है जीरो आएगा, किस चीज का, जो हम लोग का नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो वो हम लोग का बिजनेस से जीरो आने वाला है। अगर जीरो आएगा तभी ना ये कंसेप्ट फुलफिल होगा। अब हम लोग करते हैं एक एक चीज तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हमें कैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसका रूल्स क्या था, इसका रूल्स ये है, ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था ना लास्ट क्लास में भी करके, और वैसे भी हम लोगों ने पहले इस पे बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है। अगर कोई प्रोपोज डिविडेंड है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर है, ये सब लिखने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर टैक्स प्रोविजन ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखते हैं कितना प्रॉफिट है। पहले अगर कोई प्रोपोज डिविडेंड होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होगा, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट वन में रहता है हमारा प्रोपोज डिविडेंड, मतलब एप्रोप्रिएशन में तीन चीज होता है ना, तो प्रोपोज डिविडेंड अगर कुछ है तो वो रहेगा, इस क्वेश्चन में अगर है तो देखेंगे। फिर क्या होता है, अगर कोई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है वो ऐड होता है, ठीक है। फिर रिटेन्ड इन पीएल, हम लोग अगर पीएल में कुछ रख रहे हैं तो वो अमाउंट सब ऐड करके आ जाएगा नेट प्रॉफिट, मतलब ऐड, जो हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं ना उसमें ऐसा ही आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है इससे। फिर यहाँ पर ऐड कर देते हैं टैक्स प्रोविजन, तो क्या निकल के आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा देखते हैं, देखो अब कैसे होगा। सबसे प्रोविजंस कितना है, तो प्रोविजंस के लिए देखो अभी अभी टैक्स अकाउंट बना था, ये रहा, ये प्रोविजन है, ठीक है। ये प्रोविजन अमाउंट है, वो पेड अमाउंट है 3,40,000, प्रोविजंस हुआ है 3,40,000 का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रिटेन्ड इन पीएल, ये सारा चीज भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो रिटेन्ड इन पीएल कितना है, यहाँ पर जो रिजर्व सरप्लस अकाउंट है वहां जाना चाहिए। तो रिटेन इन पीएल 1,00,000 है, देखो 2,40,000 से पीएल 3,40,000 हुआ, मतलब पीएल में 1,40,000 रखा, 1,00,000 रखा गया होगा, डिफरेंस 1,00,000 का आ रहा है ना, तो 1,00,000 हो गया। अच्छा, अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 6,00,000 से 7,60,000, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1,60,000, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा 1,60,000।
ठीक है, 1,60,000 हो गया। अच्छा, और नहीं, अच्छा पीएल वाला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्यों बताओ, क्योंकि ये 2,40,000 से मैंने चेक किया ना, जबकि ये 2,40,000 वाला जो प्रॉफिट है ये हम लोग का चेंज हो गया है 24,000 ऐड होने के वजह से, है ना। ये 2,64,000 हो गया है, मतलब रिटेन्ड इन पीएल का अमाउंट 1,00,000 नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, कंसेप्ट तो वही है, लेकिन जब प्रॉफिट मेरा 2,40,000 नहीं 2,64,000 हो रहा है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग तो मेरा 3,40,000 है, कितना रिटेन हुआ है वो कैसे पता चलता है, 2,40,000 से 3,40,000 हुआ मतलब 1,00,000, लेकिन 2,40,000 नहीं है ना, उसमें ऐड हुआ है 2,40,000 प्लस 24,000। ठीक है, तो ये बन रहा है हम लोग का 2,64,000, शायद देख लेते हैं, 3,40,000 माइनस 2,40,000 माइनस 24, हाँ तो ये कितना आ गया, 76,000। ठीक है, ये 76,000 आ गया, तो 76,000 प्लस 1,60,000, तो ये बन गया 2,36,000 प्लस 3,40,000, ये हो गया 5,76,000। 5,76,000 ये है नहीं इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में प्रोपोज डिविडेंड कुछ नया है नहीं, पुराना जो प्रोपोज किया गया तो वो पेड है, तो वो तो प्रोपोज डिविडेंड नहीं हुआ ना। डिविडेंड का अकाउंट अगर बनाते हो, देखो डिविडेंड रिलेटेड एक ही इंफॉर्मेशन है, डिविडेंड पेबल, अगर पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, इसका अकाउंट अगर बनाते हो तो बाई बैलेंस बीडी बोल के कितना दिखेगा, लाइबिलिटी है, हम का नहीं है, तो ये 120 पे करना था इस साल का, प्रीवियस ईयर का, अब जब पे कर दिया तभी तो जीरो दिख रहा है, तो टू बैंक बोल के 1,20,000, तो यहाँ पर तो कुछ पीएल आ नहीं रहा है कि प्रोपोज डिविडेंड का हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा, बट ये हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ गया है 5,76,000, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 5,76,000। और क्वेश्चंस में हम लोग का नॉर्मली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पॉइंट होता नहीं है, तो ये नहीं है क्वेश्चन में, तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करके 5,76,000 ही आ गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का चेंजेस जो है यहाँ पर आ रहा है हम लोग का 12 लाख से 16 लाख, मतलब 4 लाख। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और इसका वैल्यू आ रहा है 4 लाख, 16 लाख माइनस 12 लाख, ये आ गया। ठीक है, अकाउंट चाहो तो अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। फिर आ रहा है पॉइंट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो रिडेम्पशन हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसका वर्किंग नोट नंबर दे दोगे, ठीक है, तो पूरा हो जाएगा स्ट्रक्चर जो है। यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर 1,20,000 लिखोगे ये गलत हो जाएगा, प्रीमियम के साथ रिडीम कर रहे हैं ना, तो 1,20,000 प्लस 6,000 मतलब 1,26,000, ये दोनों को हमें ऐड करके लिखना है। जितना कैश आउटफ्लो हो रहा है 1,26,000, 1,20,000 प्लस 6,000, ठीक है। अब ये जो 6,000 है, इसका अगर एंट्री देखोगे तो ये प्रॉफिट में भी गया है, ये देखो, मतलब पीएल में गया है, पीएल में इसे क्या करना पड़ेगा, इसे क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम लोग पीएल में इसे क्लोज कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हम लोग का यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये कहाँ पर जाना चाहिए, ये कैसा आइटम है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या इनकम तो है नहीं, ये एक तरह का लॉस है, एक्सपेंस है, ये किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,000, ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर के बाद हम लोग का रिजर्व सरप्लस, ये पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में यहाँ पर डिवेंचर, डिवेंचर का भी रिडेम्पशन हुआ है, तो प्रीमियम इसमें भी गया है, तो ये भी लिख देते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर,
ये भी 6000 ही था। दोनों का वैल्यू और डिवेंचर का मतलब रिडेम्पशन वैल्यू से लेके प्रीमियम दोनों सेम है, 6000 और 1,20,000। तो ये जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बोल के यहाँ पर लिख देंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसका वैल्यू 1,20,000 प्लस 6000, 1,26,000। अच्छा, इस पे एक इंटरेस्ट भी है 9%, डिवेंचर का जो है 9% बता रखा है, मतलब इसका इंटरेस्ट भी होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये कितना होगा, ये जो क्लोजिंग होता है इस पे, ठीक है, तो 4 लाख जो है, 4 लाख पे 9% कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9% मतलब 36,000, क्योंकि ये तो इस साल का क्लोजिंग हो गया ना, मतलब ये डिवेंचर तो रिडेम्पशन करने के बाद बच रहा है, अब इंटरेस्ट कब होगा, जब ड्यू होना स्टार्ट होगा, ये तो ईयर एंड दिख रहा है, तो 4 लाख के ऊपर 9% का इंटरेस्ट हुआ होगा, तो दैट इज 36,000, ठीक है। तो अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट पे हो रहा है तो ये हम लोग को कहाँ लिखना पड़ेगा, एक तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4 लाख पे 9%, 36,000। ये नेगेटिव में दिखेगा, ये भी नेगेटिव में दिखेगा, 1,26,000। यहाँ पर ये भी नेगेटिव में दिखेगा, सिर्फ ये पॉजिटिव दिखेगा। और जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो हम लोग का यहाँ पर भी आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के, यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 36,000, ठीक है। अच्छा, डिवेंचर का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सा आ रहा है देखते हैं, डिवेंचर के बाद आ रहा है अदर करेंट लाइबिलिटी, पॉइंट नंबर 4। अदर करेंट लाइबिलिटी में डिविडेंड पेबल, तो ये डिविडेंड पेड बोल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डिविडेंड पेड 1,20,000, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद है करेंट लाइबिलिटी, 4,80,000 से 5,20,000 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया है, तो हम लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है हम लोगों ने कैश आउटफ्लो नहीं करवाया है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 5,20,000 और 4,80,000, मतलब 52 और 48, तो ये डिफरेंस हो रहा है 4 लाख का। हाँ, 4 लाख का होगा, 4 लाख नहीं, 40,000, 40,000 होगा। यहाँ पर लिखते हैं 40,000, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, हम लोग का लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब एसेट साइड में, अच्छा, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, ये वाला इसमें हम लोगों ने प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन का यूज कर लिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालने के लिए, और टैक्स पेड का अमाउंट लिख देते हैं। तो टैक्स पेड का अमाउंट हम लोग का यहाँ अकाउंट देखो कितना आया था, टैक्स पेड आया था 3,60,000, तो यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स पेड में लिखेंगे 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। अच्छा, इसके बाद पीपीई, पीपीई का हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। देखो, पीपीई जो है परचेज सेल हुआ है, ये तो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर लिख देते हैं परचेज ऑफ पीपीई, परचेज ऑफ पीपीई, सेल ऑफ पीपीई, दोनों केस ही ऑकर्ड हुआ था। अब परचेज ऑफ पीपीई कितना है, परचेज ऑफ पीपीई ये वाला हो जाएगा, कहाँ गया ये, 8,56,000, परचेज हो जाएगा 8,56,000, 8,56,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का परचेज ऑफ पीपीई। और सेल ऑफ पीपीई था 1 लाख का, ठीक है, हम लोगों ने एक 1 लाख का पीपीई सेल किया था। यहाँ पर देखो, इंफॉर्मेशन से भी पता चलेगा, यहाँ अकाउंट देखोगे तो भी दिख जाएगा हम लोग का सेल प्रोसीड्स, ये रहा 1 लाख का पीपीई सेल किया था। और इन्वेस्टमेंट एक सेल किया था, ये भी। अच्छा, पहले पीपीई कंप्लीट कर लेते हैं। पीपीई का हम लोगों ने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी ले लिया, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग है, बैलेंस शीट से छोड़ो। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है सेल करके, ये हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है वो एड बैक करना पड़ेगा, और पीएल ये भी एक लॉस है, लॉस ऑन डिस्कार्ड और लॉस ऑन सेल, तो 16 और यहाँ पर 20, ये दोनों लिखना पड़ेगा यहाँ पर,
लॉस ऑन डिस्कर्ड और लॉस ऑन सेल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई, लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई, लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई 20,000। ये थोड़ा सा जगह मुझे कम हो जा रहा है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखा, दिखेगा तो नीचे लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद लॉस ऑन डिस्कार्ड ऑफ पीपीई, पीपीई डिस्कार्ड करके हमारा 16,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। अच्छा, और मुझे पीपीई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगता है हमें यूज करना पड़ेगा। हाँ, ये डेप्रिसिएशन जो है ना, ये कौन सा वाला डेप्रिसिएशन है? ये वो डेप्रिसिएशन है जो हम लोगों का एसेट चला गया उसका अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन जब एसेट ही चला गया तो हमें वो डेप्रिसिएशन दिखाने का तो जरूरत नहीं, वो हमारा खाली हो जाएगा, क्योंकि ये आज का नहीं है। हम लोगों को अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा डेप्रिसिएशन एड बैक करना चाहिए? करेंट ईयर का टोटल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो तो ये हो रहा है इस बार का 3,60,000, जो एसेट्स बचे हुए उसका टोटल डेप्रिसिएशन ये आ रहा है। तो हम लोग को ये वाला लिखना पड़ेगा ना, ये हम लोगों को अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 80,000 40,000 ये है टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है बेचने के पहले तक का डेप्रिसिएशन, उसके बाद बेचा तब जितना दिन यूज हुआ तब का डेप्रिसिएशन, जबकि यहाँ पर डेट वगैरह कुछ नहीं दिया है, कब बेचा कब नहीं बता दिया है, जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन इतना जो है टोटल अब तक इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो ये इसमें से ये दो क्या हो गया, हट गया, ये भी इसमें इंक्लूडेड है, हट गया। हटने के बाद इस बार का बचे हुए एसेट्स पे डेप्रिसिएशन जो टोटल है 3,60,000 दिख रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोग को एड बैक करना पड़ेगा 3,60,000, ठीक है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन एड बैक कर देंगे 3,60,000। ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 3,60,000 ये हम लोग का एड बैक हो जाएगा। अच्छा, पीपी के बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम लोग का इन्वेस्टमेंट सेल हुआ था, ये देखो इन्वेस्टमेंट जो है सेल हुआ था 1,20,000 में, ये हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा और प्रॉफिट 40,000 ये लेस हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट 40,000 लेस हो जाएगा तो वो हमारा जाएगा नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेस करके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये हम लोग का है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था 40,000, ये हम लोग का लेस होगा, ठीक है, 40,000 लेस हो जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बेचा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया हम लोग का 1,20,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया है 1,20,000, तो 1,20,000 का हमारा कैश इनफ्लो हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो है 2,16,000 से 3,00,000 हो गया है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा, मतलब कैश आउटफ्लो हुआ है तो नेगेटिव दिखेगा, यहाँ पर लिखेंगे परचेज, इंक्रीज, इंक्रीज लिखना पड़ता है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 2,16,000 से 3,00,000 हो गया, 84,000, इन्वेंट्री 84,000 का हम लोग का इंक्रीज हो गया है 2,06,000। अच्छा, इसमें भी चेंज होगा ना, इन्वेंट्रीज का वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा, इन्वेंट्री 2,16,000 वाला ऐड हो जाएगा यहाँ पर, इसका चेंज होगा, ये यहाँ देख लेते हैं एक मिनट। इन्वेंट्रीज हम लोग का बनेगा 2,40,000, 2,40,000 और ये हो रहा है 3,00,000, ये इस तरह से कंसिडर करना पड़ेगा, 2,40,000 से 3,00,000 हुआ है तो भी इंक्रीज ही हुआ है, चलो 2,40,000 से 3,00,000, तो ये बन रहा है 60,000, 60,000 से इंक्रीज हुआ है तो 2,40,000 कंसिडर करना पड़ेगा, अगर हम पुराना वाला वैल्यू ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा ना। तो 60,000 मतलब यहाँ पर लेस होगा 60,000, क्योंकि इंक्रीज हुआ है हमारा इन्वेंट्री, मतलब हम लोगों ने परचेज किया होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग का ये वाला इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं,
अदर करंट एसेट 8,94,000 से 8,50,000 हो गया, 8,94,000 मतलब डिक्रीज हुआ है, -8,50,000। तो हमें पैसा मिला होगा 44,000 का पैसा मिला होगा, तो यहाँ पर 44,000 ऐड हो जाएगा, 44,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट। ठीक है, करेंट एसेट डिक्रीज हुआ है मतलब हमें पैसा मिल गया है, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा और कुछ होगा? और तो मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल कुछ होगा बोल के यहाँ पर। अच्छा, अब एक एक जो है ऐड बैक करते जाते हैं, देखते कितना हो रहा है। ऐड कर लेते हैं 8 लाख, यहाँ पर ये पहले ऐड कर लेते हैं। 2,20,000, 8,56,000 मतलब 6,36,000 ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, 6,36,000 नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि ये दो अमाउंट से ये बिगर वैल्यू है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव आया है। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं, 4 लाख -1,26,000, 4 लाख -1,26,000, फिर से -1,26,000 होगा क्योंकि डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, और 36,000, फिर 1,20,000, तो 8,000 यहाँ पर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ रहा है, 8,000 नेगेटिव। इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा ये बाहर लिखना चाहिए था मुझे, 10,000। यहाँ पर ये सब एडजस्ट करके जितना भी आएगा फिर ऐड करेंगे इस पे 10,000, ऐड करने से भी हमारा 10,000 ही आना चाहिए, तो ये हम लोग का बेसिकली यहाँ पर जीरो आना चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए यहाँ पर कैलकुलेशंस बाकी है, ये कंप्लीट करते हैं। 5,76,000, 6 और 6 12, 12,000, 16,000 प्लस 12,000 प्लस 3620 मतलब 3 और 2 56 प्लस 56,000 प्लस 16,000 -40,000, 6,20,000। अच्छा, -40,000 और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 3,60,000, 9,80,000, फिर 40,000 प्लस -60,000 प्लस 44,000 माइनस, ये नेगेटिव में है, 3,60,000, 6,44,000 ये आ रहा है, 6,44,000 नेट कैश, नेट कैश जेनरेट, ये पॉजिटिव आया है, जेनरेट ये हो गया 6,44,000 और यहाँ से माइनस हो जाएगा 6,36,000 प्लस 8,000 -8,000, जीरो आ गया। ठीक है, जीरो आना ही चाहिए क्योंकि इनका ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक जैसा है, मतलब जो ओपनिंग में था वही क्लोजिंग में रहने का मतलब यही हो गया कि करेंटली कोई कैश जनरेट इनका बिजनेस करके नहीं हुआ है, तो सारे एक्टिविटीज से जो भी अगर कुछ पॉजिटिव है तो दूसरे एक्टिविटीज से नेगेटिव होकर जीरो हो गया होगा, इसीलिए इस तरह से कैलकुलेशन करके ओपनिंग वाला ही क्लोजिंग में रह गया, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो ये देखो कंप्लीट हो गया, ये इनकम्प्लीट था हम लोग का क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और 10 वाला फिर कंप्लीट हो जाएगा। एबीसी लिमिटेड गिव्स यू द बैलेंस शीट एज एट 31st March 2000 and 2001। You are required to prepare cash flow statement by using indirect method as per AS 3।
अच्छा, यहाँ पर देखो बोल रहा है शेयर कैपिटल 50 लाख है, 50 लाख ही रहा है, मतलब कैपिटल, शेयर कैपिटल इशू करके मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। रिजर्व सरप्लस 2650 से 3690 हुआ है, मतलब पीएल में कुछ ना कुछ रिटेन किया गया, मतलब प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में यहाँ पर हमें नोट्स दे दिया है, तो नोट के हिसाब से पढ़ के देखते हैं। देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग बोल रहा है डिवेंचर जो है पहले कुछ नहीं था, फिर यहाँ पर इतना दिख रहा है, मतलब डिवेंचर इशू किया गया है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक लोन, तो बैंक लोन जो है इंक्रीज हुआ है, मतलब और भी 1,50,000 का बैंक लोन लिया गया होगा। 1,50,000 से 3 लाख होने का मतलब है प्लस 1,50,000 हुआ है, मतलब और भी बैंक लोन लिया गया है। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल, ये हमारा इंक्रीज डिक्रीज पे इम्पैक्ट आ जाएगा। अदर करेंट लाइबिलिटी का नोट्स बना हुआ है, तो अदर करेंट लाइबिलिटी में नोट्स में चलते हैं। डिविडेंड पेबल, तो डिविडेंड पेबल था, अभी जीरो दिख रहा है, मतलब पे हो गया है। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ये हम लोग का डिक्रीज हुआ है, मतलब हम लोगों ने अमाउंट पे कर दिया होगा। अच्छा, उसके बाद पीपीई, ठीक है, पीपीई में देखो नोट बना हुआ है, नोट नंबर 3। तो पीपी में 27,30,000, 40,70,000, ये टोटल पीपी दिखा रहा है, डेप्रिसिएशन लेस करके ये दिख रहा है। अब देखेंगे नीचे एडजस्टमेंट हमें कुछ दिया है कि नहीं। फिर बोल रहा है करंट इन्वेस्टमेंट, ये दिख रहा है करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, मतलब परचेस किया गया हो। स्टॉक भी डिक्रीज हुआ है, मतलब स्टॉक सेल हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है, देख लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेम दिख रहा है, मतलब यहाँ पर भी पूरे साल में तीनों एक्टिविटी से जो भी नेट कैश जो जनरेट होगा या जो भी होगा वो हम लोग का जीरो आएगा, ठीक है। जनरेट कुछ भी नहीं हो रहा है, जीरो आएगा, तभी तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल है। फिर अदर करंट एसेट, प्रीपेड का खर्चा, प्रीपेड हम लोग का जो है 90 से 1,20,000 हो गया, मतलब और भी हम लोगों ने प्रीपेड किया होगा। 90,000 प्रीपेड था, बोल रहे प्रीपेड 1,20,000, मतलब कैश आउटफ्लो हुआ होगा, मतलब करेंट एसेट इंक्रीज होने पे हम लोग का कैश आउटफ्लो हो रहा है। और बचा ट्रेड रिसीवेबल, उसका यहाँ पर देखो प्रोविजंस दिया है, ग्रॉस अमाउंट, मतलब ये ग्रॉस अमाउंट था, ये प्रोविजंस क्रिएट किया गया है। और नीचे दो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है, ये जो है ना, ये हम लोग का जो मतलब डेटर है उसका नेट वैल्यू दिख रहा है, माइनस करने के बाद ये क्लोज होता है यहाँ पर। फिर बोल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 1,80,000 इज 10,40,000। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट इतना दिख रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब जो पीएल बनता है वहां तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मिलता है, सॉरी आफ्टर जो है डिप्रिशिएशन ही मिलता है, तो हमें तो वही चाहिए। बिफोर टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स उसमें एड बैक होना चाहिए, अगर एडेड नहीं है तो, और कुछ अप्रोप्रिएशन जो किए गए होंगे उसे हमें एड बैक कर देना चाहिए। बट ये तो बोल रहा है सिर्फ डेप्रिशिएशन लेस करने के बाद का ही जो है नेट प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें टैक्स जो है वो देखना पड़ेगा कि टैक्स हमें क्या करना पड़ेगा। टैक्स यहाँ पर टैक्स का मुझे तो कोई एडजस्टमेंट दिखा नहीं है, देखते हैं कुछ है कि नहीं। फिर बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 वेयर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस एंड वेयर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंटिंग ईयर। तो पीवीडीडी तो इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि अगर हमारा फ्यूचर में किसी तरह का जो है डेटर, जो हमारा जो मतलब एक एस्टिमेट था कि इतना परसेंट हमें पैसा नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर 2,30,000 का जो है बैड डेप्ट हो गया है, तो प्रोविजंस को यूज करेंगे इस लॉस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। बस ये क्वेश्चन इतना ही है, और कुछ इस पे इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। चलो इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। यहाँ पर प्रोविजंस वाला पॉइंट समझने वाला है, ऐसा पॉइंट पहले नहीं आया था, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बाकी तुम लोग भी कर पाओगे, बाकी आसान है क्वेश्चन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें आ जाएगा पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर एडलेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बाद ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा। ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, फिर इसमें हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज जो भी रहेगा वो सब एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ लिख लेते हैं, इतना जगह रख देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लेस कर देंगे यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद लेस टैक्स पेड। फिर यहाँ पर आएगा कैश फ्लो, कैश फ्लो होगा या फिर यूज्ड होगा वो देखना पड़ेगा, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर हो जाएगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐड ऐड होता है ये आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का है 15,20,000, 15,20,000, ये भी 15,20,000 और ये भी 15,20,000। अच्छा, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो आता है उसे हम लोग लिखते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है, तभी जाके ये हम लोग का 15,20,000 रहेगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज भी नहीं है, ये डिक्रीज भी नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे करके लिख दो, क्योंकि जीरो होने का मतलब कुछ इंक्रीज तो है नहीं, ठीक है, और डिक्रीज भी नहीं है, तो ये ऐसे लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट है, ना तो बढ़ा है ना तो घटा है। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें इंक्रीज डिक्रीज तो पता नहीं चलेगा, जीरो आएगा तभी जाके ये ऐसे होगा, ठीक है। ओवरऑल आंसर जीरो आना चाहिए हम लोग का। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या लिखेंगे। तो एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास है शेयर कैपिटल, जिसमें कोई चेंजेस नहीं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर है रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस जो है वो हम लोग का 26,50,000 से 36,90,000 हुआ है, ठीक है, 26,50,000 से 36,90,000 हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर रिजर्व सरप्लस का यहाँ पर एक पॉइंट बताया भी है, नेट प्रॉफिट का बता दिया है, यहाँ पर एक प्रॉफिट का बता दिया है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन बता रहा है
10,40,000, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो हम लोग को तो वही चाहिए, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन का मतलब ही तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बाद ही टैक्स चार्ज होता है। तो हम लोग को बेसिकली अगर देखो तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे ही दिया है, कितना है 10,40,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग का 10,40,000 होगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो है हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन तो हम लोग का यहाँ पर लेस किया हुआ है बोल रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन बताया है। ठीक है, बस डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर अपना जो लिखते हैं लिख देंगे, ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये ऐड बैक हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 1,80,000। नॉर्मली हम लोग को क्या करना पड़ता है, एड बैक करके नेट पीएल में जो नेट प्रॉफिट आता है वहां तक पहुंचना पड़ता है, जो कि होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें क्वेश्चन में दे ही दिया है तो हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, ये हो गया हम लोग का रिजर्व सरप्लस। और रिजर्व सरप्लस तक हम लोगों ने पॉइंट चेक कर लिया। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट नंबर 1, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया है 9 लाख, तो लिख लेते हैं इशू ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर 9 लाख। तो 9 लाख का डिवेंचर इशू करने से पैसा मिलेगा, तो ये पॉजिटिव में दिखेगा, क्योंकि इस साल इशू हुआ है तो इस पे एट द एंड ऑफ द ईयर तो इंटरेस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो पहले वाले क्वेश्चन में आया था, क्योंकि ये ईयर एंड में इशू हुआ है तो अभी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इसके बाद से इंटरेस्ट ड्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो 1,50,000 हुआ है, 1,50,000 से 3 लाख, मतलब हम लोगों ने फिर से लोन लिया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन रेज्ड 1,50,000 होगा, दोनों का डिफरेंस 1,50,000 आ रहा है, 3 लाख और 1,50,000 का डिफरेंस, ये देखो 3 लाख माइनस 1,50,000 का डिफरेंस, ये हम लोग का 1,50,000 आएगा। तुम लोग चाहो तो अकाउंट बना सकते हो, बाई बैलेंस बी डी 1,50,000 हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी 3 लाख हो जाएगा, और बाई बैंक बोल के इसे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि लोन लेने से तो बाई बैंक बोल के एंट्री आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। अच्छा, ये बन गया। अच्छा, इसके बाद आ रहा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 8,80,000 से 8,20,000 हुआ है, मतलब ट्रेड पेबल कम हो गया है, मतलब हम लोगों ने 60,000 का पेमेंट किया होगा ट्रेड पेबल, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड पेबल का मतलब हम लोगों ने 60,000 का पेमेंट किया होगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 60,000 आया, 60,000 हम लोग नेगेटिव में दिखाएंगे, क्योंकि 60,000 का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया होगा, तभी कम दिख रहा है। अदर करेंट लाइबिलिटी में नोट बना हुआ है, तो नोट पे चलते हैं। अदर करेंट लाइबिलिटी में नोट में हमें बोल रहा है डिविडेंड पेड हो जाएगा 1,50,000, तो ये हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 1,20,000, ये नेगेटिव में रहेगा। डिविडेंड पेड 1,20,000, डिविडेंड पे करने से हम लोग का, सॉरी 1,50,000, हम पिछले क्वेश्चन की तरह लिख दिए, 1,50,000 होगा, डिविडेंड पेड नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस 3,30,000 से 2,70,000 हो गया है, तो इसका मतलब हम लोगों ने पेमेंट किया होगा तभी, तो लेस हो जाएगा कितना, 330 माइनस 2,70,000, 330 60,000, 60,000 लेस हो जाएगा। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस डिक्रीज, डिक्रीज इन लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, कितना आया अमाउंट 60,000, तो 60,000 भी हम लोग का लेस होगा, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग हम लोग का कम हो गया है, मतलब हम लोगों ने पेमेंट कर दिया होगा। अदर करेंट लाइबिलिटी ये हम लोग का हो गया, तो लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस
पे नोट बना हुआ है। देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पर 27,30,40, 40,70 और यहाँ पर 6,10 और 7,90 दिख रहा है। ठीक है, चलो तो पीपीई यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है, 40,70 से इसका और अदर कोई इंफॉर्मेशन था नहीं, तो 40,70 और ये पहले था 27,30, देख लो ये 00 मतलब ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, तो इसका मतलब हम लोगों ने सेल कर दिया होगा। ठीक है, 40,70 का प्लांट अगर 27,30 हो गया, इसको हम लोगों ने सेल कर दिया होगा। ये दोनों का डिफरेंस ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे करके डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये कॉस्ट है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने का हम लोगों ने सेल किया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉरी सेल क्या परचेज किया है ना, ये हम लोग का बढ़ गया है, सॉरी ये तो ओपनिंग था और ये क्लोजिंग है, मतलब इतना प्लांट था अभी इतना प्लांट मशीनरी बन गया है, मतलब हम लोगों ने प्लांट मशीनरी परचेज कर लिया है। तो इसका लिख देते हैं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कैसे कैलकुलेट हुआ, 40,70, चाहो तो अकाउंट भी बना सकते हो, और 27,30 अकाउंट बनाओगे तो टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी लिखो और टू बैंक बोल के बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 40,70 माइनस 27,30, 13,40,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि हम लोगों ने परचेज कर रखा है। अच्छा, उसके बाद ये डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन देखो 7,90 और 6,10, तो यहाँ पर वैसे देखो डेप्रीशिएशन अगर हम लोग नहीं भी चेक करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन करेंट ईयर का जो है वो हमें बता दिया है 1,80,000। ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस भी इतना ही आ सकता है, ये देखो 7,90 माइनस 6,10, तो 1,80,000, ये देखो डेप्रिसिएशन पहले से इतना था अभी इतना हुआ है, मतलब इसमें 1,80,000 जो है एडेड हुआ है, और इस साल का 1,80,000 है जो मैंने पहले लिख दिया है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए कि इस साल का इतना डेप्रिसिएशन है। अगर इसका तुम लोग अकाउंट बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, ऐसे करके बनेगा, बाई बैलेंस साइड में इतना आ जाएगा, टू बैलेंस साइड में इतना आ जाएगा। ठीक है, और बाई पीएल बोल के इस साल का 1,80,000 बन जाएगा। ठीक है, ठीक जिस तरह से ये वाला भी बना सकते हो, ये प्लांट एंड मशीनरी है तो ये टू साइड में 27,30 आ जाएगा, बाई साइड में हम लोग का 40,70 आ जाएगा। ठीक है, और परचेज हुआ है तो टू बैंक बोल के परचेज बोल के जो अभी अभी मैंने अमाउंट लिखा वो आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया हम लोग का पीपीई वाला कंसेप्ट। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्या पॉइंट है। इसके बाद करेंट इन्वेस्टमेंट 11,80,000 से 15,00,000 हो गया, मतलब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर 15,00,000, 11,80,000 से 15,00,000, तो 15,00,000 माइनस 11,80,000 चेक करके देखते हैं, 3,20,000, ये भी नेगेटिव में होगा, परचेस किया है तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम हो गया है मतलब बेच दिया होगा हम लोगों ने तो पैसा आएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो ये पॉजिटिव लिखना पड़ेगा मतलब प्लस में आएगा क्योंकि बेचने से पैसा मिलता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,10,000 से 19,20,000, 90,000 का सेल हो गया है तो 90,000 हमें प्लस में दिखेगा, कैश इनफ्लो हुआ होगा, सेल हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल में पॉइंट बना हुआ है, और ये अदर करेंट एसेट। अच्छा पहले ट्रेड रिसीवेबल देख लेते हैं इसमें क्या पॉइंट बना रखा है इन्होंने। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर ये रहा, ट्रेड रिसीवेबल में दिख रहा है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेप्ट और ये ग्रॉस अमाउंट। अच्छा, और यहाँ एक इंफॉर्मेशन दिया है कि ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 वेयर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस एंड वेयर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसका ना हम एक नोट बना के दिखाते ताकि तुम लोग को समझ में अच्छे से आए कि ये कैसे होगा, इसमें यही वाला मुझे पॉइंट बताना था मेनली। तो यहाँ पर देखो डेटर का एक अकाउंट बनाएंगे, डेटर का अकाउंट 23,90,000 28,30,000, यहाँ पर एक डेटर का अकाउंट बनाएंगे। जब प्रोविजंस क्रिएट होता है तो डेटर अपने ओरिजिनल वैल्यू में दिखता है, ठीक जैसे प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन का होता है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो यहाँ पर है 1,50,000 और 1,90,000। 1,50,000 का पहले से प्रोविजंस था, इस बार प्रोविजंस बना है 1,90,000 का। अब डेटर का लिखेंगे, डेटर एसेट है तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 23,90,000 और बाई बैलेंस सीडी 28,30,000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बता रहा है कि कितना बैड डेब्ट हो चुका है, 2,30,000, और ये बोल रहा है राइट ऑफ करना है अगेंस्ट प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, तो राइट ऑफ करने का मतलब क्या हो गया, डेटर को कम करो। अगर 2,30,000 का डेटर मेरा बेकार हो गया है तो 2,30,000 के डेटर को कम करना पड़ेगा, तो डेटर क्रेडिट हो जाएगा। और पीवीडीडी से करना है तो पीवीडीडी डेबिट होगा, पीवीडीडी डेबिट टू डेटर। ठीक है, ये अकाउंटिंग एंट्री होता है कि मेरा डेटर कम हो रहा है और ये लॉस 2,30,000 का हम प्रोविजंस जो कर रखे उससे राइट ऑफ करेंगे। मतलब बेसिकली 1,50,000 को यूज करेंगे जो कि शॉर्टफॉल हो रहा है। ठीक है, प्रोविजंस 1,50,000 का क्रिएटेड था बट लॉस 2,30,000 का हुआ है, तो कुछ ना कुछ पीएल से भी हमें जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अमाउंट, लेकिन 1,50,000 यहाँ से ले पाएंगे। अच्छा, अब इसका मतलब इस बार का कितना प्रोविजंस बनेगा, इस बार कुछ ना कुछ प्रोविजंस बनाना ही पड़ेगा। क्यों, पहला बात है 1,50,000 था, हम लोगों का लॉस 2,30,000 हुआ, तो यहाँ शॉर्टफॉल हो रहा है। और दूसरा हम लोग का क्लोजिंग पीबीडीडी दिख रहा है, मतलब हम लोगों ने इस बार भी पीबीडीडी बनाया होगा, तो बाई पीएल बोल के हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। कितना अमाउंट होगा पता है, ये देखो 2,30,000 हमारा लॉस हुआ था, बट लॉस को रिकवर करने के लिए हमारे पास 1,50,000 अवेलेबल था, 80,000 शॉर्टफॉल हुआ जो इस बार हम लोग पीएल से ड्रॉ करेंगे, प्लस 1,90,000 का इस बार का प्रोविजन मेंटेन करेंगे, तो और भी पीएल से 1,90,000 का ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब हम लोग का प्रॉफिट 2,70,000 से डिडक्ट हो जाएगा। ये मैंने ऐसे करके दिखाया, ये अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग ये दोनों का टोटल करके बैलेंस करोगे तो भी 2,70,000 आएगा, बट ये लॉजिकल है। ठीक है, ये कंसेप्ट है कि इस तरह से होता है। अब 2,70,000 प्लस 1,50,000, ये हो गया 4,20,000, ये भी 4,20,000 आएगा, चेक करके देख सकते हो। ठीक है, 4,20,000। अच्छा, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग डेटर अकाउंट में देंगे कि डेटर मेरा कम हो रहा है और ये लॉस हम लोग पीबीडीडी से राइट ऑफ कर रहे हैं बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,30,000। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते कितना मेरा वैल्यू बन रहा है, 23,90,000 और इधर कितना हो जाएगा 2,30,000 प्लस 28,30,000, 30,60,000 आ रहा है। अच्छा, ये 30,60,000 आ जा रहा है। ट्रेड रिसीवेबल ये इतना कम हो जाएगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब जब जो हम लोग का 28,30,000 है वो कम होके ही हुआ होगा। ठीक है, 28,30,000 23,90,000 से माइनस करते हैं, 23,90,000 से माइनस करते हैं पहले 2,30,000, तो ये 21,60,000 आ रहा है। एक सेकेंड, माइनस 2,30,000, 21,60,000 आ रहा है, और ये 28,00,000। देखो अगर मेरा ये राइट ऑफ हो रहा है तो मेरा तो 21,60,000 होना चाहिए, बट ये दिख रहा है 28,30,000। अच्छा, डेटर का तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटर का तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और इस बार पीबीडीडी क्रिएटेड है, इस बार का पीबीडीडी 1,90,000 है, तो 21,60,000 और 28,30,000 6,70,000, मतलब डेटर मेरा क्या हुआ है, डेटर मेरा 23,90,000 से 28,30,000 हुआ है, मतलब हम लोग का कुछ परचेज हुआ होगा, डेटर इंक्रीज हुआ है और ये करेंट ईयर का हुआ है। ठीक है, देखते हैं, परचेज जरूर हुआ होगा। फिर इसके लिए तो मुझे यहाँ पर जो करेंट डेटर ट्रेड रिसीवेबल का नहीं, और तो कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इन्वेंट्री जो कम हुआ है ना, मतलब सेल हुआ है, फिर इसका इन्फॉर्मेशन मुझे देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्रीज का कितना डिफरेंस हुआ है।
1,10,000, 20,10,000 माइनस 19,20,000, ठीक है, ये 90,000 हो रहा है। तो ये परचेज से भी रिलेटेड होगा। देखो डेटर अकाउंट को इम्पैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक्चुअली डेटर अकाउंट ओपन करने से ये प्रॉब्लम होता है इनडायरेक्ट मेथड में, क्योंकि ये हमारा करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है, तो ये हम लोग का मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट होता है, तो इसका अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं होता है वैसे बेसिकली, ठीक है। अब ओपन करने से टैली क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डेटर को इम्पैक्ट दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर सेल भी तो दिखाना पड़ेगा कि डेटर टू सेल कितना हुआ है, तब ना जाके ये मेरा बैलेंस होगा। अब सेल दिखाने के लिए फिर मुझे स्टॉक का चेक करना पड़ेगा, तभी तो जाके समझ में आएगा ये कितना हो रहा है। लेकिन हम लोग को एक्चुअली ये अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता इनडायरेक्ट मेथड में, हम लोग क्या करते हैं सिर्फ चेंजेस देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोविजंस था तो इसीलिए मैंने अकाउंट को एक बार ओपन करके दिखाया। बाकी अगर अकाउंट ओपन नहीं भी करोगे तो भी होगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन इसके लिए फिर तुम लोग को जो है स्टॉक अकाउंट ओपन करके यहाँ सेल दिखाना पड़ेगा। तो ये हमें जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ इतना समझने से होगा कि मेरा अगर डेटर बैड हुआ है तो मेरा डेटर का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे चेंजेस देखना पड़ेगा। बेसिकली इस चीज को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करके हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में। डेटर जो है वो हम लोग का ओपनिंग में इतना था 23,90,000, ठीक है, 23,90,000 था डेटर का अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लोजिंग डेटर कितना हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं। ये देखो क्लोजिंग डेटर बोल रहा है यहाँ पर 28,30,000 डेटर क्लोजिंग 28,30,000, ठीक है, 28,30,000। और यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग का लेस करके दिखाया गया होगा। हम लोग का जो 2,30,000 का बैड डेप्ट हो गया है वो लेस करके दिखाया गया होगा। एक्चुअली क्लोजिंग डेटर हम लोग का ये प्लस 2,30,000 रहा होगा, ठीक है, ये चीज हमें समझना है। मतलब ये टैली होगा, ये एक्चुअली लेस करके किया गया है इसी वजह से। तो यहाँ पर टोटल करो 28,30,000, हम फिर से एक बार समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। 2,30,000, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 30,60,000। एक्चुअली हम लोग का डेटर जो है वो 30,60,000 था क्लोजिंग में, लेकिन यहाँ पर बता रहा है ना ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जिस साल का बन रहा है। यहाँ पर बोला है ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 वेर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस एंड वेर रिटन ऑफ, मतलब वेर रिटन ऑफ मतलब राइट ऑफ हो चुका है अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर में जो हम लोग का पीबीडीडी बना है उसके अगेंस्ट में 2,30,000 राइट ऑफ कर दिया गया है, मतलब 28,30,000 में से 2,30,000 राइट ऑफ कर दिया गया है। तो अगर हम इस अकाउंट को इस तरह से बनाएंगे तो ये डबल राइट ऑफ हो जाएगा, ये ऑलरेडी राइट ऑफ किया गया है। तो इसका मतलब इधर हमें कितना लिखना पड़ेगा, इधर हमें ऐड करके लिखना पड़ेगा, ये अकाउंट बन जाएगा। तो ये बन गया हम लोग का 30,60,000, ठीक है। अब इसको ऐड करने से हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 23 लाख, ये कितना आ रहा है 30,60,000 आ रहा है, ठीक है, 30,60,000 आ रहा है, और ये 23,90,000 आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये 30,60,000, यहाँ पर हम लोग अगर सेल दिखाएंगे तभी जाके ये दोनों का टोटल जो है हम लोग का टैली हो जाएगा सेल होने के बाद, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही देख लेते हैं। ओपनिंग में इतना था, क्लोजिंग में इतना था, लेकिन बैड डेप्ट होने के बाद वो हम लोग का कम हो गया है। तो हम लोग को चेंज इन डेटर कितना देखना चाहिए, चेंज इन डेटर ये दोनों ग्रॉस वैल्यू से देखना चाहिए। ऐसा क्यों वो भी बता रहे हैं। ये देखो 30,60,000 माइनस 23,90,000, मतलब कोई प्रोविजंस मतलब कोई बैड डेप्ट अगर नहीं होता तो हम लोग का ये चेंजेस वैल्यू दिखता सेल करने के बाद, ठीक है। सेल करने के बाद तो पता चला कि हम लोग का इतना बैड डेप्ट हो गया है। 6,70,000 हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल क्या होता, ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का इंक्रीज हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज का मतलब हमें पैसा नहीं मिला। पहले ये लिख लेते फिर बताते हैं क्यों क्यों ऐसा किया मैंने। यहाँ पर लिख लेते इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का वैल्यू आ रहा है 6,70,000, हाँ 6,70,000 यहाँ पर लिख देते हैं। तो पैसा नहीं मिला होगा तभी ये नेगेटिव में आ जाएगा 6,70,000। अब अगर हम प्रोविजंस का जो मतलब डेटा है उसे हम अलग से दिखाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोविजन क्रिएट करने से पीएल इम्पैक्टफुल होता है। तो पीएल मेरा 2,70,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेरा नॉन कैश आइटम है, ठीक है। नॉन कैश में और एक आइटम आ गया प्रोविजन, जो अभी तक नहीं आया था। ये डेप्रिसिएशन के नीचे हम लोग लिख देंगे प्रोविजन फॉर
बैड डेप्ट, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये हम लोग का यहाँ पर टोटल करके आ रहा है 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आ गया। अब ये एडजस्टमेंट अगर हम दिखा रहे हैं वहां पर, तो ये हम ग्रॉस अमाउंट में ही दिखाएंगे, बात को समझो। अगर हम यहाँ पर डेटर का ये वैल्यू और उसके साथ हम लोग डेटर का ये वाला वैल्यू लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से तो मेरा 2,30,000 लेस किया हुआ ही है, तो फिर ये वाला इम्पैक्ट प्रोविजंस पे जब दिखेगा तो दो बार नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर भी इसका लेस इम्पैक्ट ही दिखाएंगे कि प्रोविजन लेस करने के बाद जितना डेटा है उसका डिफरेंस दिखा देंगे, और प्रोविजंस का पीएल, फिर पीएल में मुझे कितना दिखाना चाहिए, सिर्फ 1,90,000, फिर 80 वाला नहीं दिखा पाएंगे, है ना, फिर हम लोग को ये सिर्फ 1,90,000 दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए 2,30,000 का जो हमारा इम्पैक्ट जो आ रहा है, ठीक है, डेटर मेरा कम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर डेटर को क्या किए, ग्रॉस में चेंज कर दिए कि अगर किसी तरह का बैड डेट नहीं हो रहा है तो चेंजेस इन डेटर कितना बन रहा है वो हम लोगों ने वहां पर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोविजंस क्रिएट हुआ उससे हमारा पीएल इम्पैक्टफुल कैसे हो रहा है, ठीक है, 2,70,000 से, तो ये 2,70,000 का इम्पैक्ट वहां पर देखो 1,90,000 तो लिखना ही पड़ता क्योंकि इस साल का पीबीडीटी क्रिएटेड है, ये तो हमें वैसे भी लिखना पड़ता, अगर बैड डेट नहीं भी होता तो भी हमें लिखना पड़ता कि करंट ईयर का कितना हम लोगों ने प्रोविजंस बनाया है, क्योंकि इससे प्रॉफिट इम्पैक्टफुल होगा। अब ये 80,000 भी हमारा शॉर्टफॉल हो रहा है तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो 80,000 भी हम लोग वहां पर लिख रहे हैं, मतलब 2,70,000 का इम्पैक्ट वहां पर दिखा रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग प्रोविजंस के वजह से, ये देखो यहाँ पर हम लोग का जो इम्पैक्ट है वो दिख रहा है वहां पर, ये जो नॉन कैश आइटम है, तो हम लोग डेटर को क्या कर रहे हैं यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट करके दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके भी दिखा सकते हो, या फिर ऑल्टरनेटिवली हम लोग दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं कि ये जो अमाउंट हम लोग का आ रहा है ना, इससे भी दिखा सकते हैं, ये जो 22,40,000 और 26,40,000 आ रहा है, इसके साथ भी ऑल्टरनेटिवली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, जो बैड डेप्ट का रिटर्न ऑफ अमाउंट है उसे इग्नोर कर सकते हैं, और सोल्यूशंस जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो अपियर कर रहा है उससे भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली ये दोनों का डिफरेंस दिखा दो, इसका इसका, और ये डिफरेंस दिखा दो, तो ये और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है, और इसके साथ इसका डिफरेंस अगर देखेंगे कितना हो जाएगा, तो भी सेम इम्पैक्ट ही आएगा, सिर्फ डेटा अलग अलग हो जाएगा, 28,30,000, 23,90,000, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का डिफरेंस आ जाएगा 4,40,000, तो डेटर का 4,40,000 का चेंजेस हो जाएगा, और यहाँ पर पीबीडीडी का 40,000 का चेंजेस हो जाएगा। इस तरह से भी अगर दिखाओगे तो भी तुम लोग का सेम ही आंसर आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओवरऑल आंसर सेम आएगा, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर देखते कुछ बचा है कि नहीं, नहीं चलो और कुछ नहीं बचा है, हम लोग अब इसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर 10,40,000 लिखेंगे। अच्छा, ये सब कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एज इट इज है, 10,40,000 हो गया, 10,40,000 यहाँ पर लिखते हैं, 10,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,70,000 माइनस 60,000, एक मिनट इसको लिखे नहीं, हम पहले माइनस कर दिया, 14,90,000, फिर माइनस 60,000, माइनस 60,000, माइनस 6,70,000 प्लस 90,000, ये आ रहा है हम लोग का 7,90,000। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो ये हम लोग का 7,90,000 आ गया, 7,90,000 कैश यूज, सॉरी कैश जनरेट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, ये आ रहा है हम लोग का 13,40,000, 3,20,000, मतलब ये हो गया 16,60,000 नेगेटिव। अच्छा, ये 16,60,000 आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं 16,60,000 नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा,
फिर हो रहा है ये 9 लाख आ जा रहा है, पॉजिटिव 9 लाख आ रहा है, ठीक है। इसमें लिखेंगे नेट कैश जनरेट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये 9 लाख यहाँ पर माइनस कर लेते हैं एक बार, 7 लाख 60, अच्छा ये 90 आ गया, 7 लाख 60 आएगा तब ना एडजस्ट होगा, 7 लाख 90 कैसे आ गया। तो ये हम लोग का 10 लाख 40, डिप्रिशिएशन 1 लाख 80, 2 लाख 70। अच्छा फिर यहाँ पर, अच्छा कुछ प्रीपेड था शायद, मैंने वो नहीं लिखा मुझे जितना लग रहा है। हाँ यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल के बाद ये नहीं किया ना, अदर करेंट एसेट प्रीपेड, प्रीपेड और भी क्या है, तो मेरा यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये 1 लाख 20 -90,000, तो हम लोग का आंसर आ रहा है 30,000। तो 30,000 प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, वो नहीं लिखा यहाँ पर। इन, यहाँ कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा है 30,000 से, मतलब हम लोग का कैश आउटफ्लो हुआ है, हम लोगों ने और भी प्रीपेड किया है। तो 7 लाख 90 में से 30,000 माइनस हो जाएगा, तो 7 लाख 90 में से 30,000 माइनस होने से 7 लाख 60 ही आएगा। हाँ 7 लाख 60 आएगा, ठीक है। तो 7 लाख 60 हम लोग का यहाँ पर आंसर होने से ये मैच हो रहा है। तो ये बन गया हम लोग का नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर ओपनिंग ऐड करने के बाद क्लोजिंग यहाँ पर 15,20,000 हो गया। तो यहाँ पर बस ये पॉइंट ही देखने वाला था कि अगर हम लोग जो है ट्रेड रिसीवेबल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो अकाउंट बनाना नेसेसरी नहीं है, एंट्री समझने से भी होगा, क्योंकि ये अकाउंट जब तक हम लोग यहाँ पर टू सेल नहीं लिखेंगे एडजस्ट नहीं होगा। वैसे भी ये 30 लाख 60 ये लेस करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। ये चार्ज करने के बाद हम लोग अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो कितना आएगा वो हमें देखना चाहिए। तो ये अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। डेटर का हम लोगों का ओपनिंग क्लोजिंग हम लोगों ने देखा, क्योंकि राइट अप किया गया था तो हम लोगों ने दोनों डेटर को किस में ट्रांसफर कर दिया, ग्रॉस में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। चेंजेस इन डेटर देख लिया। और जो हम लोग का बैड डेप्ट का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि वो पीबीडीडी से राइट ऑफ हुआ है, तो हम लोगों ने पीबीडीडी कितना क्रिएट हुआ वो डायरेक्टली हम लोग दिखा दिए नॉन कैश एक्सपेंसेस में, वो जाना चाहिए वहां पर चला गया, बस एडजस्टमेंट हो गया। ये आसान तरीका होता है, ठीक है। पहले दोनों को ग्रॉस में ट्रांसफर कर लिया, और यहाँ पर जो, क्योंकि देखो ग्रॉस में इसीलिए ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि लॉस को राइट ऑफ डायरेक्ट डेटर को यहाँ पर इम्पैक्टफुल नहीं करना है, डेटर का राइट ऑफ जो है वो पीबीडीडी जो क्रिएटेड है वहां से करना पड़ेगा, और बाकी जो शॉर्टफॉल होगा वो पीएल से करेंगे। तो वो यहाँ पर वही हुआ 80,000 का, ठीक है। ये पूरा यूज हो गया, 80,000 शॉर्टफॉल हुआ और 1 लाख 90 का इस बार का, तो इसके वजह से पीएल इम्पैक्टफुल बैड डेप्ट की वजह से इतना हो रहा है, new प्रोविजंस की वजह से 2 लाख 70। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का एडजस्ट हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन में पीवीडीडी रहे तो इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बस ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन नंबर 10 था, उसको इनडायरेक्ट मेथड से करना था, वो भी बता देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमें इनडायरेक्ट मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड में हम लोग कर चुके हैं। गिवन बिलो आर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये बैलेंस शीट और पीएल दोनों दे रखा है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है जिसमें सिर्फ करंट लाइबिलिटीज दे रखे हैं, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट एसेट। पीएल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल, अदर इनकम, टोटल इनकम मिल गया, परचेज ऑफ मतलब सीपीसीएफडीओ इन्होंने अपने फॉर्मेट में कर रखा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, एप्रोप्रिएशंस भी नीचे दे रखा है। तीन तीन तरह का, पीएल का ब्रॉड फॉरवर्ड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड। और यहाँ पर कुछ नोट्स टू अकाउंट्स बना हुआ है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो हम लोग कभी कर चुके हैं, जब डायरेक्ट मेथड हम लोग कर रहे थे तभी ये हो गया था। अभी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में कैसे बनेगा वो देखते हैं। सिर्फ हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने बोला है और कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो एक ही एक्टिविटीज हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या है,
कुछ नाम नहीं दिया है, हाँ एबीसी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। particulars cash flow from operating activity, net profit बिफोर टैक्सेशन या टैक्स जो भी बोलो, फिर ऐड हो जाएगा ऐड और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर इसके बाद आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज जो भी लिखना होगा, फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लेस टैक्स पेड। बस। अच्छा, अब हम लोग पहले चेक करते हैं कि हम लोग का क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हम लोग का कौन सा ओपनिंग है ये से है, मतलब हम लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा तो पैसा हमारे पास ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ये एडेड फॉर्म में आ जाएगा 250 और 230, मतलब 20 लाख जो है ये हम लोग का एडेड हो जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। एड हुआ है कि लेस हुआ है? ओ ये था 30 से 50 हो गया है। हाँ, तो इसका मतलब हम लोगों ने पे नहीं किया होगा, इसीलिए ट्रेड पेबल हम लोग का 20 से ऐड हो जाएगा। अच्छा, 180, अच्छा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस देख लेते हैं, वर्किंग नोट बना हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, ये टैक्स का अकाउंट बनना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये है 180। अच्छा, ये वाला हो जाएगा 200 प्रोविजंस फॉर टैक्स। अच्छा, देखते हैं टैक्स यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस पेड दिख रहा था, कहाँ गया? अदर एक्सपेंस, ये रहा, टैक्स एक्सपेंसेस 200 टू बैंक, 200। ठीक है, तो टैक्स पेड हम लोग का कितना दिखेगा? टैक्स पेड हम लोग का दिखेगा 200, वहां पर दिखा है। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज में पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस और इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग
इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, ये कितना हो रहा है? 10 आउटस्टैंडिंग वेजेस 10 लाख से इंक्रीज हुआ है, 40 से 50 वाई, 10 से 20 वाई, मतलब 10 लाख से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 20, 10 और 10 हो गया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है। अदर करेंट लाइबिलिटी हो गया, इन्वेंट्रीज 180 से 200 वाई, मतलब परचेज किया है हम लोगों ने, तो कैश आउटफ्लो होगा 20 का। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20 हमारा नेगेटिव में आएगा क्योंकि परचेज हुआ है स्टॉक। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल 250 से 400 वाई, मतलब पैसा नहीं मिला है डेटर से। कितना? 400 माइनस 250, 150 हमें नहीं मिला है, मतलब ये हो जाएगा इंक्रीज इन डेटर। ये 150 हमें कैश फ्लो नहीं आया है तो नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अदर करेंट एसेट। अदर करेंट एसेट में क्या है? पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं। अदर करेंट एसेट में है हम लोग का एडवांस टैक्स। ठीक है, एडवांस टैक्स दिया गया है यहाँ पर। अच्छा, टैक्स का इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पर दिखाना पड़ेगा? टैक्स का इंफॉर्मेशन तो हम लोगों ने टैक्स पेड और प्रोविजंस में दिखाना पड़ेगा, मतलब जब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन लिखेंगे तब वहां पर इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। वैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन मतलब एडजस्ट करके हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में डायरेक्टली। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन हमें 710 दिया गया है। क्यों? ये देखो, हम लोगों ने 710 यहाँ पर लिख लिया है ना, क्योंकि दे दिया है क्वेश्चन में, पहले से ही हमें गिवन था, तो ये पता चल रहा है कि हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें बाकी पॉइंट देखते हैं क्या क्या आ रहा है। बाकी तो और कुछ पॉइंट नहीं आ रहा है हम लोग का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ नहीं है। 710 नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो होगा शायद, डेप्रिसिएशन था ये रहा हम लोग का पीएल है ना इस क्वेश्चन में, इसके साथ साथ तो फाइनेंस कॉस्ट है यहाँ पर। डेप्रिसिएशन देखते हैं, डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन 100 लाख, तो ये लिखना पड़ेगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आ जाएगा 100 लाख। ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंस चार्ज था, मतलब इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, वो आएगा। जैसे परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये नहीं आएगा, इम्प्लॉय बेनिफिट ये नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन नॉन कैश में आता है, और कोई नॉन ऑपरेटिंग जैसे कि हम लोग का ये फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 5 बना हुआ है। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का हम लोग का 60, ये एड बैक हो जाएगा। 710, 60 और यहाँ पर 100 हो गया। अच्छा, और कोई इंटरेस्ट था क्या? चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अदर इनकम में हम लोग का था इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये 100 था। अच्छा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ से हमें लेस करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड है? 100, मतलब ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट में अर्निंग हुआ था, तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, तभी यहाँ पर लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते। ठीक है, सिर्फ डिविडेंड होने से नहीं लिखते। नहीं, देखो इसका रूल्स क्या था, एक बार याद करो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यहाँ पर 100 दिख रहा है और ये हमारे पीएल में आया हुआ है, मतलब पेड है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड एंड रिसिप्ट, याद आ रहा है तुम लोग को कि रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या है? हम लोगों को मिल भी किया है, और मतलब रिसीवेबल, दो तरह से लैंग्वेज लिखा हुआ रहता था ना, जिससे हम लोग इसको दो जगह पे दिखाते थे। अब ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर तो दिखेगा ही क्योंकि ये पीएल में है, और दूसरा ये हम लोग अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते तो वहां पर भी हमें ये लिखना पड़ता। ठीक है, ये जो अदर इनकम है 4th नंबर पॉइंट पे, तो ये अदर इनकम का ही तो हमारा नोट बना हुआ है, ये वाला इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। ठीक है, इनकम ये रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा, जो भी हो, तो ये हम लोग का 100 जो है ये हम लोग का अदर इनकम में आना चाहिए। ठीक है, अदर इनकम से हम लोग को ये लेस करके दिखाना पड़ेगा, तो अदर इनकम से ये हम लोगों ने लेस कर दिया। अच्छा, अब ये देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, ये अमाउंट कितना है? अमाउंट तो लिख लें, ये हो गया 100। ठीक है, ये लेस हो जाएगा, तो 100 एड 100 लेस। अच्छा, फिर इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ जाएगा? 770, ये हो गया हम लोग का 770। ठीक है, उसके बाद इसमें बाकी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 770, 770 प्लस 20, 30, 40, 20 कैंसिल, ये हो गया 20 ऐड होगा, प्लस 20 ऐड होगा, और 150 लेस हो जाएगा।
तो ये हम लोग का हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 640। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 640। और इसमें से अभी हम लोग टैक्स पेड जो है वो लेस करेंगे। तो टैक्स पेड का हम लोग का एडवांस टैक्स भी था, ये देखो हम लोगों ने एडवांस टैक्स कितना दिया था 195। ठीक है, तो हम लोग का टैक्स पेड इस बार का कितना है 195 है। तो 195 यहाँ से हम लोग का टैक्स पेड में लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 195। तो ये हो गया 445। ठीक है, 445 ये हम लोग का हो जाएगा। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये 445 हम लोग जब डायरेक्ट मेथड किए थे तब भी हम लोग का सेम आंसर ही आया था, बस करने का तरीका अलग है। ठीक है, अगर हम लोग का यहाँ पर डायरेक्ट मेथड बोलेगा तो उस तरह से, ये तो करवाया हुआ है मेरा, डायरेक्ट मेथड में कैसे होगा देख सकते हो कैसे करवाया था मैंने। और ये इनडायरेक्ट मेथड में। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर और कुछ है क्या, और कुछ करना पड़ेगा हमें? नहीं, और तो कुछ नहीं बोला है, बस यही हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला था। और अगर चाहो तो इसमें तुम लोग बाकी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग वाला पार्ट जो है वो तो मिसिंग है, वो तो दिया ही नहीं है। तो फाइनेंसिंग वाला पार्ट जब दिया नहीं है तो इसको कैसे करोगे? ठीक है, ये वाला हम लोग का यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। हम्म, ठीक है, फिर कैश फ्लो हम लोग का देखो कंप्लीट हो गया, जो भी था बाकी था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।